अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 मैकेनिक्स कैटेगरी का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है बच्चे, वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट w रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल एंड अदर एंड ऑन अ ग्राउंड। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म लैडर है। तो बच्चे सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, जब भी वर्ड यूज हो ना यूनिफॉर्म का, तो उसका मतलब है कि उसका जो आपके पास वेट होगा वो मिड पॉइंट से स्टार्ट होगा। जो उसका वेट होगा वो कहां पे होगा? मिड पॉइंट पे होगा। अब उसने कहा कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म लैडर है, उसका एक सिरा कहां पे? स्मूथ वॉल के साथ और दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ। और दूसरी बात बच्चे ये याद रखनी है कि जो स्मूथ वॉल, जहां पे स्मूथ का वर्ड क्या आएगा तो इसका मतलब है स्मूथ जगह पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती। ठीक है कि हमारे पास एक बॉल है, उसका एक सिरा दीवार के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट यहां पे देखें जो बात यहां पे समझने वाली है, and other end on a rough ground which slope down from the bar at an angle alpha to the x-axis। फिर क्या हुआ कि ग्राउंड से बार की तरफ हम एक स्लोप बनाते हैं, ग्राउंड आपकी तरफ आती है, वो क्या बना रही है? एंगल अल्फा बना रही है x-axis के साथ। फाइंड आउट में क्या करना है? इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। किसके दरमियान जो बन रहा है? जो लैडर के दरमियान और हॉरिजॉन्टल के दरमियान जो इंक्लिनेशन बन रहा है हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कब? व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। वो पॉइंट कहां पे होगा? स्लाइडिंग पे होगा। और दूसरी बात हमें ये शो करनी है कि जो उनके दरमियान रिएक्शन, किसके दरमियान जो उनका रिएक्शन है किसका बाल था वो ये। तो बच्चे ये सबसे पहले मैंने आपको यहां पे लिखा है, उसके बाद मैं पीछे से क्लियर करता हूं कि क्या चीज। लेट AB be a ladder of length 12 makes an angle theta with horizontal। कि हमारे पास एक AB ladder है, उसका मैंने नाम दे दिया, उसकी लेंथ कितनी है? 12 है और वो एंगल थीटा बना रही है किसके साथ? होरिजेंटल के साथ। W is a weight acting vertically downward। W जो है उसका वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। कहां से? फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट G से। R and S are normal reactions of R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राउंड के नॉर्मल रिएक्शन को जो है सब वो बार। Mu1 is the force of friction of ground alpha with the inclination of ground to horizontal। अब यहां पे बच्चा मैं पिक्चर से आपको क्लियर करता हूं। देखिए ये हमारे पास A B लैडर, ये हमारे पास बॉल है। ठीक है, इसको बच्चे यहां पे बात करें, इसको आप C का नाम करें। क्या कर रही है? हमारे पास लैडर है, इसका वेट ये लेंथ कितनी है? 12। इसका एक सिरा यहां पे, दूसरा सिरा इसका BC है। अब फिर उसने क्या कहा? नेक्स्ट पे कहा था कि रफ ग्राउंड है which slope down from the wall and जो रफ ग्राउंड है वो दीवार के साथ एक स्लोप बना रहा है जिसकी स्लोप कैसे बना रही है? डाउनवर्ड। और वो एंगल क्या बना रहा है? एक्स-एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर D का नाम दिया है। इसका मतलब है कि इसके यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? एंगल थीटा बनेगा। अब दूसरी बात बच्चे आपने ये याद रखनी है कि ये जो हमारे पास लैडर AB है वो किसके ऊपर एक्ट कर रही है? AC के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। अब किसके ऊपर एक्ट कर रही है? AD के ऊपर। यानी कि ये जो हमारे पास लैडर है वो किसके ऊपर एक्ट कर रही है बच्चे? AD के ऊपर। ये D है, ये पॉइंट B। लैडर AB किसके ऊपर एक्ट कर रही है? AD के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस तरह। तो बच्चों ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। अब आप क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में क्यों होगा? इस डायरेक्शन में बच्चे इस वजह से होगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होता है? ग्राउंड परपेंडिकुलर। अब जरा गौर करें, मैंने कहा था आप अगर ये जो लैडर है अगर इस पॉइंट AD पे लग रही होती तो जो नॉर्मल रिएक्शन होना तो वो इस तरह से होगा। अब जो लैडर है वो किसके ऊपर लग रही है? लैडर किसके ऊपर इफेक्ट कर रही है? AC के ऊपर, AD के ऊपर, सॉरी ये A है, ये। तो इस वजह से इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ये होगा। नॉर्मल मीन ना ये। अब इसके बाद दूसरी बात बच्चे आपने ये याद रखनी है कि जब भी हमारे पास SO R हो, म्यू SO म्यू R, ठीक है, अगर तो ये X डायरेक्शन, ये Y डायरेक्शन, अगर ये चारों कंपोनेंट
एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में हो तब आप इनके कंपोनेंट्स ड्रा नहीं करेंगे। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स, ये दोनों रिएक्शन का मतलब ये चारों चीजें अगर एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में हो तब आप उनके कंपोनेंट्स ड्रा नहीं करेंगे। अगर ये एक्स और वाई की डायरेक्शन में नहीं है तब आप उनके कंपोनेंट्स ड्रा करोगे। मतलब कैसे, अब जरा और करें, यहां सबसे पहले तो म्यू आर के कंपोनेंट ड्रा करते हैं। म्यू आर के कैसे होंगे जी, देखिए हमारे पास ये म्यू आर, ये ए, ये डी है और ये सी। यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। तो बच्चे मैंने कहा था कि डायरेक्शन जेड की क्या होगी, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहां से टेल स्टार्ट हो रही है, यहां पे क्या हेड हो रहा है, ये हेड हो गया, इसको हेड टू टेल रूल होगी। फिर क्या होगा, अपवर्ड, ये हेड टू टेल रूल। अब अल्फा के सामने जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसमें आता है, साइन में। तो ये म्यू आर का कौन सा कंपोनेंट होगा, म्यू आर साइन ऑफ अल्फा, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, म्यू आर कॉज ऑफ अल्फा। तो अगर हम यहां पर रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि म्यू आर की डायरेक्शन है, जो म्यू आर साइन अल्फा, तो यहां तो इसको मैं और नजदीक कर लेता हूं, म्यू आर साइन ऑफ अल्फा। सिमिलरली ये म्यू आर कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, म्यू आर कॉस ऑफ अल्फा। अब नेक्स्ट बात आती है बच्चे आर की। आर भी ना तो एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब है हमें इसके भी कंपोनेंट्स ड्रा करने पड़ेंगे। तो अब जरा सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स ड्रा करने से पहले हम एक चीज में आपको यहां पे क्लियर कर दूं। देखिए कि ये हमारे पास आर इस डायरेक्शन में है, ये और ये, यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा, यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल अल्फा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। अब आप थोड़ा और करें, यहां से लेकर यहां तक एंगल 90 डिग्री हो गया। अब नीचे चले जाए, यही सिचुएशन जा रही है। ये आर, ये ए, बी, डी, सी, यहां पे एंगल थीटा, यहां पे एंगल अल्फा है। अब यहां से लेकर यहां तक तो 90 डिग्री था, मैंने अगर ये कंप्लीट में लोन करना हो तो वो कितना होगा, 90 डिग्री प्लस अल्फा। क्लियर होगी बात बच्चों। अब नेक्स्ट और इसको लेकर चलिए, हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है यहां तक करना, यानी कि यहां पे जो एंगल बन रहा है जिसको मैंने डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो जरा और करें, ये आर, ये यहां पे एंगल थीटा था, यहां पे एंगल अल्फा था, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने हैं, 90 डिग्री प्लस अल्फा। अब जरा अगर हम टेक करें यहां से यहां तक तो 180 बनता है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 180 माइनस 90 डिग्री प्लस अल्फा, तो ये चीज कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री माइनस अल्फा। आप यहां पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री माइनस अल्फा। कैसे बना वो यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बच्चे जरा और करेंगे, ये एंगल है, एंगल के सामने जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, इसको इंक्रीज करें, ये हमारा आर है, ये हमारे पास आर हेड टू टेल रूल के तहत इसको कंपाइल करना, इसको
इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? अपवर्ड। तो ये r है, इसका मतलब r का ये y कंपोनेंट है और r का ये x कंपोनेंट है। तो ये जो r का y कंपोनेंट होगा उसको क्या लिखेंगे? r sin 90 डिग्री माइनस अल्फा, और r का ये जो कंपोनेंट होगा इसको हम क्या लिखेंगे? r cos 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब यहां तक भी बच्चे बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ क्यूबिक, फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्यूबिक में क्या होता है बच्चे कि बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। इसका मतलब है समेशन f of x इक्वल टू 0 और समेशन f of y भी इक्वल टू 0। और सबसे पहले तो ये देखिए ना कि x एक्सिस पे फोर्सेस कौन सी लग रही है? समेशन f(x) इज इक्वल टू 0 ड्रॉ करेंगे। ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। इसके साथ कंपेयर करें, म्यू आर cos अल्फा की डायरेक्शन किस तरफ है? एरो से आपको पता चलेगा। पॉजिटिव x की तरफ है तो यहां पे लिखेंगे म्यू आर cos अल्फा। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब है यहां पे क्या चीज आएगी हमारे पास? r cos 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसके बाद ये s है, s की डायरेक्शन की अलोंग नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, यहां पे लिख लेंगे माइनस। अब मैंने आपको इसके अलावा तो कोई नहीं, अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो पॉजिटिव x के अलोंग होगी फोर्स वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव के अलोंग होगी उनके साथ नेगेटिव है। तो ये चीज हो गई म्यू r cos ऑफ अल्फा प्लस माइनस s माइनस r cos 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये चीज तो बच्चे की वैसी रही म्यू आर cos अल्फा। अब यहां पे कोरेलेशन वाला सिस्टम कि अगर 90 होगा तो वो अपनी कोरेलेशन पे चला जाएगा। cos की कोरेलेशन बच्चे क्या होती? sin ऑफ अल्फा। 90 में से कुछ माइनस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस आ जाएगा। माइनस का ऐसे आगे क्या हो जाएगा? प्लस का ऐसे हो जाएगा। यहां से r की वैल्यू r इज इक्वल टू r कॉमन ले लें, म्यू cos ऑफ अल्फा माइनस sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू s। अब f ऑफ y इज इक्वल टू 0, समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0। देखिए कौन कौन सी फोर्सेस पर लग रही है? नेगेटिव x, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। तो ये जो r sin 90 डिग्री माइनस अल्फा ये भी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस है, म्यू r sin अल्फा ये भी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस है। तो यहां पे हो जाएगा म्यू r sin अल्फा, ये वाला म्यू r sin अल्फा। अब म्यू r sin 90 माइनस अल्फा यहां पे आ गया r sin 90 माइनस अल्फा। और नेगेटिव वाले एक्सिस के लॉन्ग यहां पे जो बॉडी का वेट है, बॉडी का वेट क्या होगा बच्चे? यहां पे क्योंकि यूनिफॉर्म लेटर का जो वेट होता है वो डाउनवर्ड ही होता है। इसको आप पॉइंट जी का नाम दे दें। तो जो आपके पास वेट है वो किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चे यहां पे देखें पॉजिटिव y के लॉन्ग समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये दोनों पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव y के लॉन्ग, तो म्यू r sin अल्फा प्लस
आर साइन 90 माइनस अल्फा, ये माइनस का W माइनस W इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मुझे वही सिस्टम कि म्यू आर ये अपनी कोरिलेशन में चला जाएगा, म्यू आर साइन अल्फा प्लस आर कॉस अल्फा, ये माइनस का W इधर आके प्लस का W हो गया। यहां से हमने आर की कीमत निकालनी है, आर इज इक्वल टू W ओवर म्यू साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा। अब यहां पे बच्चे ऐसा हमारे पास इस चीज की इक्वल था, आर हमारे पास इस चीज की इक्वल था, ये आर की वैल्यू आप इसमें पुट करें, इसकी क्वेश्चन 1 का नाम दें, ये आर की वैल्यू आप यहां पे पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। आर की जो वैल्यू होगा वो पहले आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो ये चीज क्या हो जाएगी बच्चे, S is equal to W mu cos alpha minus sin alpha over mu sin alpha plus cos alpha। इसके बाद इस बच्चे आपको पता है कि हमारे पास जो mu होता है वो किस चीज की इक्वल होता है, tan of lambda। तो म्यू की जगह पर आप tan लैम्डा पुट कर दो, S इज इक्वल टू W, ये चीज क्या हो जाएगी, साइन लैम्डा cos अल्फा ओवर cos लैम्डा माइनस साइन अल्फा ओवर 1। सिमिलरली नीचे ये वाली चीज साइन लैम्डा cos अल्फा ओवर cos लैम्डा प्लस cos अल्फा ओवर 1। इनको बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा W साइन लैम्डा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos लैम्डा साइन ऑफ अल्फा ओवर ये चीज। याद बच्चे साइन अल्फा लिखा, तो ये चीज क्या बन गई हमारे पास, cos लैम्डा cos अल्फा प्लस साइन लैम्डा साइन ऑफ अल्फा। इस सभी फार्मूले को बच्चे जब क्रॉस करेंगे ये क्या चीज हो जाएगी, W साइन लैम्डा माइनस अल्फा ओवर cos लैम्डा माइनस अल्फा। ऐसे इक्वल टू कितना हो गया, W tan लैम्डा माइनस अल्फा। तो एक तो ये चीज बच्चे हमने जो प्रूव कर ली, इनको प्रूव कर दी कि S का इक्वल टू आंसर कितने हमारे पास आ गया, W tan लैम्डा माइनस अल्फा। अब बच्चे यहां पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमने वैल्यू निकाल ली, बाद से क्या वैल्यू निकली हमारे पास, S की वैल्यू निकली हमारे पास W tan लैम्डा माइनस। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑफ इक्विलिब्रियम सेकंड कंडीशन में मुझे क्या होता है, जो हमारे पास टार्क हो वो इक्वल टू 0 होता है। तो टार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। अब आप कहेंगे सर क्या आपने यहां पे की मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए क्यों लिखा, बी नहीं लिख दिया, सी नहीं लिख दिया, डी नहीं लिख दिया, ए लिखने की कोई वजह होगी, तो जी बच्चे वजह है यहां पे लेके बिल्कुल मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा ये हमारे पास पैनल है,
यहां पे नट लगा हुआ है, यहां से आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। ये ए जी डब्ल्यू को लेना है आपको, ठीक है। ए जी डब्ल्यू पे जरा देखें, ए जी डब्ल्यू, ए जी और डब्ल्यू। अब तार क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ये फोर्स लगाने से कहां पे टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, तो जरा इसके साथ कंपेयर करें, ये चीज डब्ल्यू, ये चीज जी और ये चीज ए। इसका मतलब है फोर्स का इफेक्ट किस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, इस वजह से हमने क्या लिया, मोमेंट ए लिया। सिमिलरली यहां पे चले जाए इस केस में, तो इसमें भी क्या होगा, यहां पे देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास स्पैनर है, यहां पे ये फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। यस, मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से फोर्स का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है। ये एस हो गया, ये पॉइंट कौन सा है, बी, और ये पॉइंट कौन सा होगा, ए। तो अब ध्यान करें, यहां पर भी जो इफेक्ट है वो भी ए पर हो रहा है, और यहां पर जो इफेक्ट है वो भी ए पे हो रहा है। इस वजह से हमने टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। क्लियर होगी बच्चे बात। अब हमने इनका टास्क फाइंड आउट करना है, तो इनका एम है, इसको बच्चे आप ई का नाम दें, ये जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि हमने लेडर का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है हमने वो फाइंड आउट करना है। लेडर का हॉरिजॉन्टल एक्स, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है हमने वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बार अगेन रिपीट कर देता हूं कि यहां पे जो लेडर है वो ए बी लेडर है, और जो हॉरिजॉन्टल वो बना रही है इसके दरमियान ए बी। जो लेडर है वो किसके एक्ट कर रही है, यहां पे ए सी नहीं है, ए बी लेडर, जो हॉरिजॉन्टल अब ए डी बन गया, ए डी यानी कि ए बी और ए डी के दरमियान जो एंगल है हमने वो फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए बच्चे हमें वो थीटा के हिसाब से ट्रायंगल्स लेनी पड़ी। तो देखें इन ट्रायंगल ए ई जी, ये जो ट्रायंगल ए ई जी है मैं यहां पर बता दूंगा, ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ई हो गया, ये वाला पॉइंट जी हो गया, यहां पे एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा। ए जी हमारे पास मोमेंट आर्म, मैंने कहा था अब फोर्स की डायरेक्शन इस तरह में डाउनवर्ड, ये डब्ल्यू हमारे पास फोर्स है, ए जी हमारे पास मोमेंट आर्म, इसको लिख लें। अब मैंने कहा था कि जब भी मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तब आप क्या करोगे, मोमेंट आर्म के कंपोनेंट्स का करोगे। तो मोमेंट आर्म का एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। थीटा के सामने जो लाइन होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसके है, साइन। तो ये एजी का कौन सा कंपोनेंट होगा, एजी साइन ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, एजी कॉस ऑफ थीटा। क्लियर होगी बच्चे। अब हमने इन दोनों में से दो कंपोनेंट ले रहे थे, फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब आप देख सकते हैं फोर्स डाउनवर्ड में है, ये जो एजी कॉस थीटा ये कंपोनेंट है ना इसके परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास मोमेंट आर्म का कंपोनेंट हो गया, ये हमारे पास फोर्स हो गई। ये कंपोनेंट ही क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट में से हमने वो वाला कंपोनेंट लेना है मोमेंट आर्म का जो फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो। तो अब मोमेंट आर्म को और फोर्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, टार्क। लिहाजा में हमने टार्क मालूम कर लेंगे, W A G cos ऑफ थीटा। अब हमने देखना है कि क्या ये जो टार्क है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो जरा गौर करें। यहां से देखना है एजी हमारे पास मोमेंट आर्म, मार्कर की रोटेशन देखनी है आपको, इसका इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो अगर देखिए फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो जाती बात है कि ये डाउनवर्ड हमें जाना पड़ेगा। तो मार्कर की रोटेशन कैसे है, क्लॉकवाइज, और यहां पे इसको लिख देंगे क्लॉकवाइज टार्क। क्लियर होगी बच्चे। अब इसी तरह से इज इक्वल टू, अब ये इक्वल क्यों लगाया ये मैं बता देता हूं आपको।
चलिए इसको बाद में लिख लेते हैं फॉर्मूला। अब यहां पे चले दूसरी फोर्स कौन सी थी, एस फोर्स थी, ये एस है, ये इस तरह से एस है। अब यहां पे देखिए हमने कौन कौन सी चीजें होंगी हमारे पास, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, यहां पे एंगल डबल ए बी मूवमेंट आर्म्स, ये फोर्स, ए बी मूवमेंट आर्म और फोर्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, तो जब भी परपेंडिकुलर ना हो तो हम क्या काम करते हैं, उनके कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। इन दोनों कंपोनेंट में से हम वो कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा बचा, ए बी साइन थीटा। अब हमने टार कैलकुलेट करना है, तो टार कैसे कैलकुलेट करते हैं, मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, एस मल्टीप्लाई बाय ए बी साइन ऑफ थीटा। अब हम ये देखते हैं टार की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे देखते हैं आपने मार्कर को, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही हो उस डायरेक्शन में आपने मार्कर को मूव करना, फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है, मार्कर को मूव करना शुरू करें। तो मार्कर जो मूव हो रहा है, देखिए यहां से मैं ये करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो आप इसको लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डॉट। अब अच्छा मैंने ये पढ़ा हुआ है कि टार कब जीरो होता है, टार तब जीरो होता है जब हमारे पास क्लॉकवाइज टार और एंटी क्लॉकवाइज टार इक्वल हो। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज टार इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार, दोनों को इक्वल रखते हैं। WAG cos ऑफ थीटा, SAB साइन ऑफ थीटा। अब A से लेकर मैंने कहा था AB टोटल हमारे पास कितना है, AB बची जो हमारे पास टोटल है वो 2L हमने इसको कंसीडर किया होगा, आप L भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर ये A से लेकर B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L ओवर 2 हो जाएगा। अब अगर A से लेकर B तक 2L है तो A से लेकर G तक कितना होगा 1L, तो ये चीज क्या होगी WL cos ऑफ थीटा, और ये चीज क्या होगी 2L S into sin ऑफ थीटा। अब यहां पे L के साथ L क्या होगा, कटिंग हो गया, यहां पे W cos ऑफ थीटा is equal to 2S sin ऑफ थीटा। S की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये यहां पे पुट करते हैं, W cos ऑफ थीटा is equal to 2W tan lambda minus alpha, ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है जाके क्या होगा, डिवाइड। उसके बाद ये W के साथ क्या हो जाएगा, कितनी cot ऑफ थीटा is equal to 2 tan lambda minus alpha। अब थीटा is equal to cot inverse 2 tan lambda minus alpha, और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब आप कहेंगे सर थीटा ही क्यों फाइंड आउट किया, थीटा इस वजह से फाइंड आउट किया कि उसने कहा लेडर का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है आपने वो फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन बिटवीन लेडर एंड हॉरिजॉन्टल। तो मैंने आपसे बताया आप लोगों को कि अब जो लेडर थी वो तो AB ही है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल कौन सा हुआ था, AB। इस वजह से AB और AB के दरमियान एंगल थीटा बना था, तो हमने थीटा फाइंड आउट करना, यही था बच्चे प्रोसेस।